हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा। आइए डिस्कस करेंगे कुछ सीडीपी के प्रश्न जो कि हमारे अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए दिया हुआ है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब जो अध्यापिका हैं वो अपने शिष्यों को, जो बच्चे हैं उनको क्या बनाना चाहती हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहती हैं। मतलब उनमें ऐसी स्किल्स को डेवलप करना चाहती हैं जिससे वो अधिगम संबंधी समस्याओं को अच्छे से हल कर सके, उनका समाधान कर सकें। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। देखिए फ्रेंड, हमारा जो एनसीएफ है वो संरचनावाद पर आधारित है और संरचनावाद कभी नहीं कहता है कि बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें मोटिवेट किया जाए, क्योंकि जब बच्चे पुरस्कार पाकर किसी कार्य को करेंगे तो तब तक ही उस कार्य को करेंगे जब तक उनको उस कार्य के लिए पुरस्कार मिल रहा है। जब पुरस्कार मिलना बंद हो जाएगा तो वह कार्य भी करना बंद कर देंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर व्यवहारवाद की बात होती तो ये पुरस्कार सही होता, लेकिन हमारा संरचनावाद पुरस्कार को नकारता है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर। देखिए जब भी आपको विकल्प में ऐसे शब्द मिले केवल, ओनली, तो वो विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकते। वहाँ 99% चांस होता है कि आपके वो विकल्प गलत होंगे। पता है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देंगे तो और ज्ञान के सारे पक्षों को यानी आप नकार रहे हैं, तो आपका ये भी जो विकल्प है ये अपने आप में गलत हो गया। आइए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। दिया है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। देखिए सबसे पहले दंडित तो करना नहीं है, ठीक है। आपका जो आरटीई 2009 है, राइट टू एजुकेशन जो है, वो आपको जो आपका दंड है उसको प्रोहिबिट करता है। मतलब दंड का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। और रोकता है शिक्षकों को बच्चों को दंडित करने से। तो ये विकल्प अपने आप में। और देखिए जो अस्वीकार करने की बात है, कभी भी शिक्षक को बच्चे को अस्वीकार नहीं करना है, हमेशा बच्चे को एक्सेप्टेड फील कराना है। जब वो एक्सेप्टेड फील होगा तभी वो मुक्त रूप से अधिगम कर पाएगा। नहीं तो अगर आप उसको हमेशा डांटेंगे, अस्वीकार फील कराएंगे, तो आपसे अपने किसी बात को कैसे कह पाएगा। तो ये भी विकल्प आपका अपने आप में गलत हो जाएगा। देखिए चौथा विकल्प देखते हैं, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा इस पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए ये विकल्प सबसे अच्छा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्र रख रहे हैं अनुमान लगाने के लिए और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से विचार मंथन कर रहे हैं। मतलब बच्चे स्वतंत्र रूप से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। आपका चौथा ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्वतंत्र है, आप उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे में यहाँ पे किसी भी प्रकार का डर, बाधा, शंका कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। देखिए सबसे पहले तो आप वृद्धि और विकास को समझिए। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर होता है। जो आपका वृद्धि होता है ये केवल मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक से अर्थ है कि जिसे हम किलोग्राम, ठीक है, एमएल में नाप सकते हैं, उसे कहते हैं मात्रात्मक। और विकास जो होता है फ्रेंड, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब विकास में वृद्धि शामिल है लेकिन वृद्धि में विकास नहीं शामिल है, ठीक है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आप खुद सोचिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा कब होती है, पैदा होने के बाद, यानी शैशवावस्था से और प्रारंभिक बाल्यावस्था से जाती है। फिर भी हम तीनों ऑप्शन देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था तो ठीक है, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में विकास की गति स्लो हो जाती है, ठीक है। और फिर देखिए तीसरे में मध्य बाल्यावस्था फिर से दे, और किशोरावस्था में तो धीरे धीरे एकदम से कम होने लगता है। और वयस्कता में तो आपकी वृद्धि समाप्त हो जाती है लेकिन विकास सतत चलता रहता है। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा दूसरे का, वो आपका पहला सही है, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रश्न पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जब नहीं शब्द आ जाए तो अपने कान खड़े कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमको नहीं ढूंढना है। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ सही होंगे, हमको गलत ढूंढना है, ठीक है। देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो बालक है उसका जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेके
आपके मरने तक चलता रहता है। मतलब जिस दिन से निषेचन होता है, ठीक है, जिस दिन से शुक्राणु अंडाणु से मिलता है उस दिन से आपका विकास शुरू होता है और मरने तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त होता है, बिल्कुल वेरिएबल है डेवलपमेंट, ये भी बात आपकी सही है। देखिए विकास जो है आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। वुडवर्थ कहते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका डी बराबर होता है एच इंटू ई। मतलब जो विकास होता है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है। वुडवर्थ महोदय इसे ही विकास मानते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन आपका दिया है विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। देखिए विकास सार्वभौमिक कैसे हो सकता है? सार्वभौमिक का अर्थ है कि जो सबके लिए एक समान हो, ठीक है। तो विकास एक समान सबके लिए कैसे हो सकता है? किसी के दांत जो हैं वो 9 साल में आते हैं, किसी के 7 साल में आते हैं, तो ये सार्वभौमिक कैसे हो सकता है? और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब ये विकल्प तो सीधे सीधे वाइगॉत्स्की को नकार रहा है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भ में ही हमारे भाषा का विकास होगा, और ये विकल्प कह रहा है कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, इसलिए ये आपका गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। आइए आपका चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? देखिए सबसे पहले समझिए कि वैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती है। वैयक्तिक भिन्नताओं का अर्थ है कि हमारे भीतर जो भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से जो अंतर है उसे ही वैयक्तिक भिन्नताएं कहते हैं। कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। उनके सोचने की क्षमता में, उनके तर्क शक्ति में, ठीक है, हमेशा आपको अंतर मिलेगा। इसे ही वैयक्तिक भिन्नताएं कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, सीटेट पूछते रहता है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को हमें कैसे देखना चाहिए। तो वैयक्तिक भिन्नताओं को हमेशा हमें सम्मान के रूप में देखना चाहिए, हमें इसका सम्मान करें, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तभी हमारा जो समाज है इतने अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। अगर वैयक्तिक भिन्नताएं ना होती तो एक ही तरह से हर लोग होते, समझ रहे हैं ना, कि मतलब हर कोई डॉक्टर ही डॉक्टर होता। तो बताइए ऐसे में समाज का विकास हो पाता? समाज को तो सबकी ज़रूरत है। आइए देखते हैं प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता से पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। बिल्कुल, आनुवंशिक संकेत पद्धति वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन बस यही नहीं होता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। जन्मजात विशेषताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जन्मजात विशेषताएं ही बस होती हैं, ठीक है। आइए पर्यावरणीय प्रभाव, बिल्कुल ये होते हैं, लेकिन केवल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होते हैं दोस्तों। देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बिल्कुल, देखिए जब आपका जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, और जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जब इनके बीच अंतःक्रिया होती है, मतलब जो गुण हमें अपने माता पिता से पहले से प्राप्त हुए हैं और जो हम जन्म लेने के बाद अपने आसपास समाज में सीखते हैं, उनका जो परिणाम होता है उसे हम विकास कहते हैं। और उसी विकास के द्वारा वैयक्तिक भिन्नताएं जन्म लेती हैं। इसलिए इनका जो प्राथमिक कारण होगा वो आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होगी। आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका देखिए पूछा है कि मूल्यांकन को, मतलब मूल्यांकन को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए या मूल्यांकन क्या है। आइए आगे देखने पता चलता है क्या पूछ रहा है। मूल्यांकन को सबसे पहले समझिए दोस्तों कि मूल्यांकन क्या है और ये किस लिए किया जाता है। देखिए जो हमारे शिक्षा में उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं उनको हम कितने स्तर तक प्राप्त कर चुके हैं इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि अगर कक्षा 5 स्तर के बच्चे के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना आएगा, तो यही उसका मूल्यांकन हुआ, ठीक है। अगर वह नहीं कर पा रहा है, मतलब कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखिए मूल्यांकन कभी भी जो है वो बच्चे को केवल नंबर देने के लिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मूल्यांकन से हमें यह जानना है कि बच्चे के अधिगम में समस्या कहाँ आ रही है, वो कठिनाई कहाँ महसूस कर रहा है, जिससे हम उसके अधिगम में सहायता कर सके, उस समस्या को हटा सकें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिए अगर मूल्यांकन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, मतलब जिनका जवाब हाँ या ना में देना होता है, सही गलत नहीं देना, उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न को हम कहाँ रखेंगे? ये बात गलत है,
क्योंकि ये देखिए केवल एक ओर आपको लेके जा रहा है, एकल इशारा कर रहा है। देखिए एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, मतलब अलग गतिविधि के रूप में लेते हैं, इसका क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आइए आपका ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। आइए चौथा देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल भाग होना नहीं चाहिए, अपितु यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। आइए छठवें प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, मतलब ये पूछ रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो अधिगम को किस नज़रिए से देखता है। संरचनात्मक मतलब संरचनावाद। आपको पता होगा कि जो संरचनावाद के हमारे प्रवर्तक हैं वो आपके पियाजे जी हैं, वाइगॉत्स्की जी हैं। और देखिए एक बात याद है कि जब भी संरचनावाद का नाम है तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि संरचनावाद हमेशा बालक को स्वतंत्र रखेगा। बालक का जो अधिगम होगा वो समाज में होगा, समाज से अंतःक्रिया करके होगा, और बालक हमेशा सक्रिय रहेगा। अगर आप इन तीन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन है। चलिए ठीक है, एक शब्द यहाँ पे अजीब लग रहा है मुझे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एक सक्रिय एवं सामाजिक। देखिए यहाँ पे बच्चा सक्रिय भी है और सामाजिक भी है, ठीक है, यानी समाज से अंतःक्रिया करके सीख रहा है। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी हम चौथा देखेंगे, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक। देखिए निष्क्रिय तो अधिगम कभी होता ही नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आइए आपका 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, मतलब इस प्रश्न के कहने का है कि जो शिक्षक का दृष्टिकोण होता है जब विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक होता है तो ऐसे में विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति है, सकारात्मक होती है तो सामने वाले की भी अभिवृत्ति सकारात्मक ही होती है। सकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म देती है, नकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म देती है, ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए दिया है कि विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में। बताइए जब शिक्षक सकारात्मक है तो यहाँ उत्साह कैसे भंग होगा, एक तो नकारात्मकता को दर्शा रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए जब कोई कार्य होगा तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है, तो किसी भी रूप से प्रभावित करे ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित, बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, मतलब सकारात्मक रूप से उत्सुक होंगे और मतलब जो है आपका सकारात्मक रूप से प्रेरित हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन देखते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जब जब हमें कोई यह कहता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं थोड़े से मेहनत करके और अभी तक अच्छा करते हैं तो ऐसे में हमारे अंदर सकारात्मकता का वो उद्भव होता है, ठीक है, और ऐसे में हम उस कार्य को और अच्छे से कर पाते हैं, नहीं कि हम उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। आपका चौथा ऑप्शन सरासर गलत है। यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है 7वें का वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों की गलतियाँ, मतलब बच्चों की गलतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। देखिए अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, ठीक है। फिर भी हम आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। देखिए गलतियाँ महत्वहीन कभी नहीं हो सकती, ठीक है, बिना गलतियों के, ठीक है, बिना गलती किए हम कभी सीख सकते हैं क्या। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कह रहा है महत्वहीन है, क्या हम बिना गलती किए सीख रहे हैं। इसका मतलब थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी गलत होना चाहिए, क्योंकि वो प्रयत्न और त्रुटि पर बल देते हैं कि त्रुटि करेंगे तभी सीख पाएंगे। ये तो थॉर्नडाइक महोदय को सीधे सीधे नकार रहा है, ठीक है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखिए बच्चा कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता है, ठीक, ये शब्द गलत है बच्चे के लिए। बच्चा हमेशा सक्रिय होता है, जानकारी पाने के लिए, अधिगम के लिए हमेशा उत्सुक होता है, सक्रिय रूप से आपका प्रेरित होता है। बच्चा कभी भी लापरवाह नहीं होता। हमेशा अगर लापरवाह होती है तो हमारी शिक्षण पद्धति, हमारा सिस्टम, बच्चे में कभी भी हमें कोई गलती नहीं निकालनी है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये बच्चे को लापरवाह ठहरा रहा है।
चौथा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत कभी भी गलती तुरंत नहीं सुधारनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे सही दिशा दिखानी चाहिए, वो स्वयं अपने आप सीख जाए। अगर आप उसे वहीं तुरंत क्रिटिसाइज कर देंगे, बता देंगे कि ऐसे करो, तो वो कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगा। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देते हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि का आपका अर्थ होता है कि समझने की क्षमता, मतलब उनके विचारों को समझने की क्षमता देती हैं। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि जो गलतियां हैं वो अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है, बिना गलतियों के हम कभी भी सीख नहीं सकते। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण। निम्न में से किसका उदाहरण। स्व पहल मतलब खुद का पहल शामिल है, मतलब बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा। ठीक है, किसी का भी हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। पहला दिया हुआ अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, देखिए दूसरा दिया हुआ परंपरागत विधि। देखिए परंपरागत विधि जो है ट्रेडिशनल मेथड, ये शिक्षक केंद्रित होती है, ना कि अधिगमकर्ता केंद्रित। यहाँ पे जो है वो शिक्षक का वर्चस्व होता है, ना कि बालक का। यहाँ बच्चा सक्रिय नहीं हो पाता, इसलिए तो बिल्कुल ही गलत है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात हावर्ड गार्डनर साहब करते हैं, यहाँ इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और देखिए निम्नात्मक विधि, ये भी आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, आइए आपका चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है आपसे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। कथन दिया हुआ है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, ये बात जो आपकी है ये बिल्कुल सही है कि मतलब जब ऐसा होता है तो जो आपके विद्यार्थी हैं वो हतोत्साहित महसूस करते हैं ऐसी स्थिति होने पर। ठीक है, देखिए आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। ठीक भाई, क्यों नहीं अलग हैं, दोनों अलग होती हैं। ठीक है, ये बात तो आपका गलत हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। जब अलग नहीं है तो इसका मतलब संबंधित है, तो दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तीसरा थे संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। बिल्कुल, ये दोनों तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब एक दूसरे से बहुत जटिल रूप से समझ, अगर आपका संज्ञान प्रभावित है तो आपका संवेग प्रभावित होगा, अगर आपका संवेग प्रभावित है तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। और देखिए संज्ञान एवं संवेग संबंध नहीं है, ये भी बात आपका है, दोनों का जो है घनिष्ठ संबंध होता है। ये सीटेट ने डायरेक्टली भी पहले से पूछ रखा है कि दोनों का संबंध कैसा होता है, तो दोनों का संबंध जो है वो सकारात्मक होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ये आनुवंशिकता है इसे कहते हैं नेचर। ठीक, और ये आपका जो पर्यावरण है इसे कहते हैं नर्चर। ठीक है, ये भी सीटेट ने पूछा है कि आनुवंशिकता क्या, आनुवंशिकता को नेचर कहते हैं और पर्यावरण को आपका क्या कहते हैं, नर्चर कहते हैं। ठीक, आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न आपका देखिए पूछा हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, मतलब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है। देखिए बच्चों की सोच जो है मात्रात्मक, बच्चे की जो सोच है वो मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। देखिए हमें कभी भी प्रश्न करते समय कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक, और ये दोनों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हमें तुलना नहीं करना है। ठीक है, कभी भी जो तुलना है वो हमेशा गलत होता है। हमें दो लोगों के बीच में तुलना नहीं करनी, और बेहतर होती है निम्न होती है ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दो ऑप्शन देखते हैं। देखिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक,
ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। और बच्चों के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मात्रात्मक का मतलब होता है कि कितना सोचता है। देखिए, अगर ये आपका बच्चा है, ठीक, और ये आपका वयस्क है, ठीक। अगर आपका बच्चा 10 मिनट में 100 थॉट सोच रहा है, मतलब 10 मिनट में 100 बातें सोच रहा है, ठीक, और ये आपका जो वी से प्रदर्शित कर रहा हूँ आपका वयस्क है, ये भी आपका 10 मिनट में 100 बातें ही सोचेगा। बस अंतर क्या होगा कि ये जो वयस्क है ये आपका स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये जो बच्चा होगा ये आपका हमेशा क्या करेगा, कार्टून के बारे में ही सोचेगा, ठीक है। मतलब जो आपकी क्वांटिटी है वो सेम होगी, जो मात्रा है वो सेम होगी, दोनों उतना ही थॉट सोचते हैं, उतना ही सोच सकते हैं, लेकिन जो गुण होगा, मतलब जो सोचने की गुणवत्ता होगी दोनों के विचारों में, वो भिन्न होगी। क्योंकि बच्चे का जो है वो तार्किक तार्किक जो क्षमता है बच्चे की, वो उतना विकसित उस समय नहीं हो पाती जितना कि वयस्क अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी सोच सकता है उसमें, लेकिन बच्चा उस समय अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर 11 का 2 सही होगा कि गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से बच्चा उतना ही सीखता है। ऑप्शन देखिए, सीटेट जो है वो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन से प्रश्न पूछते रहता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को ध्यान से गौर करना होगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जेंडर। देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पत्र में जेंडर न लिख के, ठीक है, आपका ऐसे लिंग शब्द लिख देगा, ठीक, जेंडर न लिख करके लिख देगा। तो इस स्थिति में जब भी ऐसे प्रश्न आए लिंग लिखा हो तो आपको इंग्लिश वाला सेक्शन भी देख लेना है कि पूछ किसके बारे में रहा है, जेंडर के बारे में या लिंग के बारे में, ठीक। तो देखिए, जो आपका जेंडर होता है, ठीक, ये आपका एक सामाजिक संरचना होती है, ठीक है। जेंडर कैसी संरचना है, जेंडर कैसी संरचना है दोस्तों, जेंडर आपकी एक सामाजिक संरचना है, ठीक। और एक आर्थिक अवधारणा तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। एक जैविक निर्धारक, जैविक निर्धारक आपके क्या होते हैं आप जानते होंगे, जैविक निर्धारक जीन होते हैं आपके, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सत्ता दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक सामाजिक, और जो लिंग आपका होता है एक ऐसा होता है, ये आपका जैविक संरचना होता है, ठीक, बायोलॉजिकल, ठीक। ये आपका जो जीन लिंग है वो जैविक होता है, और ये आपका जो जेंडर है ये सामाजिक होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां देखिए प्रश्न दिया हुआ है। 13वें प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयाम से हमारा तात्पर्य है कि विकास के जो मुख्य आयाम है, ठीक है, जो जिनके अंदर सभी आयाम शामिल है उन्हें ही व्यापक आयाम कहते हैं। देखिए, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्वयं, स्वयं मतलब सेल्फ। तीसरा देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चौथा देखिए संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। देखिए दोस्तों, ये जो व्यक्तित्व है और आध्यात्मिक है, ठीक है, ये आपके सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक में मिल जाएंगे, ठीक। ये व्यक्तित्व और आध्यात्मिक जो हैं आपके संज्ञानात्मक, सामाजिक और ये चारों जो यहाँ पे दिया हुआ है ये चारों में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। बौद्धिक भी आपका ये आ जाएगा, किस में, संज्ञानात्मक में आ जाएगा, आध्यात्मिक भी आपका इसी चारों में आके मिल जाएगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो 3 से होगा। और इसके लिए ट्रिक है आपका, आपको बस इतना मन में रखना है कि आपको जब भी ये प्रश्न आएगा तो स स शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, मतलब आपके 4 स आएंगे। और अगर ऐसे भी आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि शारीरिक मतलब फिजिकल, पी, ठीक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, सी, सामाजिक मतलब सोशल, और संवेगात्मक मतलब इमोशनल। या तो आप पी सी एस सी याद कर लीजिए, या तो आप स याद कर लीजिए कि 4 से आएंगे, जिसमें से जो बड़ा स होगा आपका, जिसे तालव्य से कहते हैं, वो आपका हमेशा पहले आएगा, ठीक है। आइए आप चौथे प्रश्न पे चलते हैं, 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न दिया, देखिए लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम। देखिए
लेव वाइगॉत्स्की हमेशा देखिए बच्चे को कहेंगे कि वो समाज में सीखेगा, ठीक है। समाज में क्या सीखेगा? भाषा सीखेगा, सक्रिय रूप से सीखेगा, ठीक है। वाइगॉत्स्की मतलब हमेशा यही समर्थन करते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से आपका समाज में सीखेगा, ठीक। और सोशल जो है मतलब आपके जो सामाजिक कारक हैं वो उसके मतलब अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक। वाइगॉत्स्की इसके प्रवर्तक हैं, मतलब इसकी वकालत करते हैं। देखिए लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम मतलब ये पूछ रहा है कि लेव वाइगॉत्स्की अधिगम को कैसा मानते हैं, किस तरह का व्यवहार मानते हैं। एक निष्क्रिय, देखिए वाइगॉत्स्की कैसे हैं? संरचनावाद के प्रवर्तक हैं, तो संरचनावादी कभी निष्क्रिय गतिविधि अधिगम को मान ही नहीं सकता, ये ऑप्शन अपने आप में गलत होगा। एक अनुबंधित गतिविधि, देखिए अनुबंधित गतिविधि आपको अनुबंधन क्लासिकल थ्योरी अगर याद हो तो ये किसने दिया था? आपका पावलोव। अगर आपका पूछा होता कि पावलोव के अनुसार अधिगम, तो एक अनुबंधित गतिविधि हो जाती इवान पावलोव के अनुसार। लेकिन वाइगॉत्स्की के अनुसार देखिए एक सामाजिक आ गया आपका, ये आपका सही है कि सामाजिक। व्यक्तिगत गतिविधि देखिए अधिगम कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। एक सामाजिक गतिविधि आपका ऑप्शन 3 ही सही है, ठीक, क्योंकि वाइगॉत्स्की पूछा है। अगर यही व्यवहारवादी लिख दिया होता या इवान पावलोव या स्किनर लिख दिया होता तो आपका एक अनुबंधित गतिविधि हो जाती। अनुबंधित गतिविधि मतलब कि उसको अनुकूलित कर देना, ठीक है। लेकिन वाइगॉत्स्की अनुकूलित करने का बात नहीं करते, वाइगॉत्स्की बात करते हैं कि सक्रिय रूप से बच्चा सीखे, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको डेली रात में 9 बजे तक एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है डेली करते रहिए, और ये मेरा वादा है कि आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा आपका और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा है ये आंसर के सहित आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको सीटेट मंत्रा आज ही ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको कोई भी सलाह या शिकायत कुछ भी देना है तो आप मेरा ईमेल लिखा हुआ है walaseated@gmail.com, इस पे आपके सुझाव और शिकायत का मैं स्वागत करता हूँ, आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिलता रहेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े रहिए और डेली 9 बजे दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन तक CDP कराऊँगा, इसके बाद से आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको नोट्स भी मिलेगा जिसमें आपको मैं गारंटी देता हूं कि 90% प्रश्न आपके वहीं से ही होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।